बहू के जादुई लंबे बाल। एक गांव में काव्या नाम की एक लड़की अपनी माँ सावित्री के साथ रहा करती थी। काव्या बहुत ही गरीब थी। वो एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहा करती थी, लेकिन काव्या दिखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी और उसके लंबे सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा देते थे। और काव्या को भी अपने लंबे बाल बहुत ही ज्यादा पसंद थे। वह दिन रात अपने बालों की खूब सेवा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन कौशल्या नाम की औरत अपने बेटे राघव का रिश्ता लेकर काव्या के घर आती है। देखिए बहन जी, माना कि आप लोग हमसे हैसियत में बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। आप लोगों के पास इस छोटे से घर के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं बहन जी, हमें तो ऐसे भी आपकी बेटी काव्या बहुत ही पसंद है, और खासकर उसके लंबे सुनहरे बाल, जो कि आजकल बहुत ही कम लड़कियों के देखने को मिलते हैं। तो ठीक है बहन जी, मैं पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। आप बस शादी की तैयारियाँ कीजिए। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं बहन जी, वैसा ही होगा। सावित्री के इतना कहते ही कुछ दिनों बाद काव्या की शादी कौशल्या के बेटे राघव से हो जाती है और वह खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। और उसी रात राघव उसके पास आकर कहता है, काव्या, मुझे पता है कि तुम्हें अभी इस घर में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो चलो हम लोग मिलकर डांस करते हैं, इससे तुम्हारा भी मन थोड़ा बहल जाएगा। उसके बाद राघव काव्या के साथ डांस करने लगता है, लेकिन काव्या के लंबे बाल बार बार राघव के मुंह और हाथों पर जाकर लिपट जा रहे थे, जिसकी वजह से राघव ठीक से डांस नहीं कर पा रहा था। तभी वो थोड़ा चिड़चिड़ा होकर कहता है, अरे काव्या, तुम्हारे इन बालों ने तो मुझे परेशान कर कर रख दिया है। अरे तुम अपने इतने लंबे बाल कैसे संभालती हो? माना कि तुम्हारे बाल दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, लेकिन यार इनको संभालना भी बड़ी मुश्किल होता होगा। मुझे माफ करना राघव जी, मैं अभी अपने बालों को बांध लेती हूँ, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और हम आराम से डांस कर पाएंगे। अरे रहने दो, वैसे भी अब काफी देर हो चुकी है और मैं बहुत थक चुका हूँ, अब हमें सोना चाहिए। हे भगवान, आज पहले ही दिन मेरे बालों की वजह से राघव जी इतना परेशान हो गए। मुझे आगे से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इतना कहकर वे दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब काव्या अपने बालों को लहराते हुए जाती है और अपनी सास के पैर छूती है, तो उसकी सास कौशल्या उससे कहती है, अरे बहू, तू तो आज बहुत ही सुंदर लग रही है। इसी बात पर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ। जरा मैं भी तो तेरे हाथ की चाय का स्वाद ले लूं। जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर काव्या चाय बनाकर ले आती है और कौशल्या को देती है। जब कौशल्या चाय पी रही होती है, तो काव्या के लंबे बाल ओढ़कर कौशल्या के मुंह पर जाकर लिपट जाती है। उसी समय कौशल्या कहती है, हे राम, अरे बहू, जरा अपने इन बालों को संभाल, तेरे सारे बाल मेरे मुंह पर आ रहे हैं। मुझे माफ करना माँ जी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अरे कोई बात नहीं, तू जा, अब अपना काम कर। काव्या वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी सास जैसे ही चाय पीती है, तो उसके बाल चाय में गिरी हुई होती है। यह देखकर कौशल्या कहती है, अरे बहू, ये क्या? मुझे तो लगता है मुझे आज तेरे इन बालों की ही चाय पीनी पड़ेगी। माफ करना माँ जी, पता नहीं आज ये क्या हो रहा है। मैं आपके लिए अभी दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर काव्या किचन में जाकर फटाफट से अपनी सास और अपने पति के लिए चाय और नाश्ता बनाकर ले आती है। और नाश्ता करने के बाद राघव उसकी तारीफ करता है और अपने काम पर चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। काव्या के लंबे बालों की वजह से कभी राघव को परेशानी होती तो कभी कौशल्या को। ऐसे ही एक दिन काव्या के लंबे बाल कौशल्या के खाने में आ जाता है और उस बाल को निकालते हुए कौशल्या कहती है, मैं तो तेरे इन बालों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अरे आए दिन तेरे ये बाल मेरे खाने में आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं खाना कम
तेरे बाल को ज्यादा खा रही हूँ और मेरा तो मन अब उल्टी करने का कर रहा है। अरे अगर तू ऐसे ही खाना बनाती रही तो हम माँ बेटे को होटल से खाना खाना पड़ेगा और तेरी जैसी गरीब लड़की को हम अपने घर में बहू बनाकर लाए और तू अपने इन बालों से हमें ही परेशान कर रही है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अगली बार से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी माँ जी। इतना कहकर काव्या अपने कमरे में चली जाती है और अपने बालों को अच्छे से बांध लेती है। लेकिन जब शाम को कौशल्या पूजा कर रही होती है तो काव्या के कुछ लंबे बाल टूटकर उसकी पूजा वाली थाली में आकर गिर जाती है। यह देखकर कौशल्या काव्या पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। अरे बहू, आज तो तूने हद ही कर दी। तेरे इन बालों ने तो मेरी पूजा ही भ्रष्ट कर दी। अरे आज तक तो तेरे ये बाल सिर्फ मेरे खाने में ही आ रहे थे, लेकिन अब तो तेरे इन बालों ने मेरी पूजा पाठ को भी भ्रष्ट करना शुरू कर दिया है। अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई जब तुम जैसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पता नहीं मेरे ये बाल इस समय इतना क्यों टूट रहे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। उसी समय कौशल्या अपने मन में सोचती है, तेरे इन बालों का मुझे अब कोई न कोई इलाज तो करना ही होगा। उसके बाद जब रात में सब लोग सो जाते हैं तो कौशल्या चुपके से काव्या के कमरे में जाती है और उसके लंबे बालों को काट देती है। और जब काव्या सुबह उठकर अपने कटे हुए बालों को देखती है तो वो बहुत रोती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, पता नहीं मेरे बाल किसने काट दिए। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी। अरे क्यों तुम इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रही हो? अरे बाल ही तो थे, दोबारा आ जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारे उन बालों की वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए जो अब तुम्हारे पास है तो तुम उसी में खुश, जिससे न तुम्हें परेशानी होगी और न हमें होगी। राघव की बातें सुनकर काव्या अपने बालों के लिए और भी ज्यादा रोने लगती है। उसी समय उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, अब ये रोना धोना बंद कर और जाकर घर का काम कर, और आज तुझे बाजार से सब्जियां भी लानी है। जी माँ जी। इतना कहकर काव्या घर के सारे काम करने लग जाती है और काम करने के बाद जब वह बाजार सब्जियां लेने जाती है तो उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत बेहोश दिखाई देती है। तो काव्या उसके पास जाकर उसे पानी पिलाती है, लेकिन जैसे ही वह बूढ़ी औरत पानी पीती है तो वह एक परी में बदल जाती है और वह परी कहती है, काव्या तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? परी जी, वैसे तो मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैं एक चीज के लिए बहुत ही परेशान हूँ। मेरे लंबे बाल जो पता नहीं किसने काट दिए। मुझे अपने बालों से बहुत ही प्यार था, तो क्या आप मुझे मेरे बाल वापस दे सकते हैं? अरे क्यों नहीं काव्या, मैं तुम्हें उससे भी अच्छे लंबे सुनहरे जादुई बाल दूंगी और यह जादुई बाल तुम्हारी हर काम में तुम्हारी मदद किया करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना कहकर काव्या सब्जियां लेकर घर वापस आ जाती है और घर आते ही कौशल्या उससे कहती है, अरे पूरा दिन लग जाता है क्या सब्जी लेने में, और अब यह घर का सारा काम कौन करेगा? मैं अभी कर देती हूँ माँ जी। इतना कहकर काव्या घर के काम करने लग जाती है, लेकिन गर्मी की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वह जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। लेकिन उसी समय कौशल्या आकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, यहाँ कैसे आराम फरमा रही है? घर के बाकी के काम क्या तेरी माँ आकर करेगी? चल जाकर घर का काम कर। इतना कहकर कौशल्या वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब काव्या दोबारा उठती है तो उसे फिर से चक्कर आ जाता है। अब मैं क्या करूँ, मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। अरे हाँ, मेरे पास तो मेरे जादुई बाल हैं, मैं उन्हीं से मदद मांग कर देखती हूँ। हे मेरे जादुई बाल, क्या तुम मेरे घर के सारे काम कर दोगे? काव्या के इतना कहते ही उसके जादुई बाल उसके घर की सारी साफ सफाई कर देता है और घर को पूरी तरह से चमका देता है। यह देखकर कौशल्या हैरान हो जाती है और वह कहती है, अरे ये क्या, तूने इतनी जल्दी घर का सारा काम कर दिया? चलो कोई बात नहीं, तू जा,
और मेरे लिए चाय बनाकर ले आ। कौशल्या के जाते ही काव्या अपने जादुई बालों की मदद से अपनी सास के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आती है। लेकिन कौशल्या का व्यवहार काव्या के साथ दिन पर दिन बुरा ही होता जा रहा था और वह उसे पेट भर खाना भी नहीं खाने को देती थी और राघव को भी इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब काव्या अपने जादुई बालों से कहती है, हे मेरे जादुई बाल, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? काव्या के इतना कहते ही उसके जादुई बाल उसे स्वादिष्ट सा खाना लाकर दे देता है, जिसे खाकर काव्या का पेट पूरी तरह से भर जाता है। लेकिन इस बार यह सब कुछ कौशल्या देख लेती है और वह उसके पास आकर कहती है, अरे बहू, मुझे नहीं पता था कि तेरे ये बाल इतने काम के हैं, वरना मैं इन्हें कभी नहीं काटती। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मुझे पता चल गया ना। तो क्या तुम मुझे एक बार अपने इन जादुई बालों का इस्तेमाल करके दिखाओगी? मुझे इस समय कुछ पैसे चाहिए, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? जी माँ जी। हे मेरे जादुई बाल, मेरी माँ जी को कुछ पैसों की जरूरत है, तो क्या तुम उन्हें पैसे दे सकते हो? काव्या के इतना कहते ही उसके बालों से नोटों की गड्डियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। यह देखकर कौशल्या हैरान हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है, इतने सारे पैसे, आज तो मजा ही आ जाएगा। सच में बहू, तेरे इन बालों ने तो कमाल ही कर दिया। तू तो हमारे घर के लिए सच में लक्ष्मी है, लक्ष्मी। इतना कहकर कौशल्या पैसे उठाकर वहाँ से चली जाती है और अब वह काव्या के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगती है। और ऐसे ही काव्या अपने जादुई बालों की मदद से अपने घर के सारे काम बड़ी ही आसानी से कर लिया करती थी। इस तरह से काव्या अपने जादुई बालों के साथ हंसी खुशी अपने घर में रहने लगती है। जादुई मिट्टी के घर का जादू। रौनकपुर नाम के एक गांव में मंगू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी बिमला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उनके 2 बच्चे थे, भोला और मिष्टी। मंगू जैसे तैसे मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला करता था और वहीं बिमला भी अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मिट्टियों के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचा करती थी और इसी तरह से उनके दिन बीत रहे थे। तभी एक बार की बात है, गांव में एक भयानक तूफान आता है और उस तूफान में मंगू और उसकी पत्नी अपने जान से हाथ धो बैठती है और उनके जाने के बाद भोला और मिष्टी अनाथ हो जाते हैं। उनके पास अपने घर चलाने का भी कोई साधन नहीं होता है और धीरे धीरे उनकी परिस्थितियां बिगड़ने लगती है। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे दीदी? इतना कहकर भोला रोने लगता है। उसी समय मिष्टी कहती है, भोला, इस तरह हिम्मत नहीं हारते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से खाना लेकर आती हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करो। उसके बाद मिष्टी बाहर जाती है और अपनी पड़ोस वाली चाची से थोड़ा सा खाना मांग कर ले आती है और अपने भाई को खिलाती है और कहती है, भोला, हम इस तरह से अपना जीवन नहीं गुजार सकते, हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। क्यों ना मैं भी माँ की तरह मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचूं? इस तरह से हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और हम लोग अपना घर भी चला पाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी आपके मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करूँगा। और उसके अगले दिन से मिष्टी मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देती है और भोला भी उसकी मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करता है। और जब वे लोग बाजार में उसे बेचने जाते हैं तो उनसे वह बर्तन कोई भी नहीं खरीदता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके मिट्टी के बर्तनों की बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती है। तभी एक दिन मिष्टी कहती है, सुनिए काका, आप हमसे ये मिट्टी के बर्तन खरीद लीजिए ना। हम दोनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और अगर आप लोग हमसे ये खरीद लेंगे तो हम आज खाना खा पाएंगे। अरे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे मिट्टी के बर्तन, चल जा यहाँ से। अरे काका, एक बर्तन तो ले लीजिए ना।
अरे तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये बर्तन, और दोबारा मुझे परेशान किया ना तो ये तेरे सारे बर्तन उठा के तोड़ दूंगा। काका की ऐसी बातें सुनकर मिष्टी दुखी होकर अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी भोला मिष्टी से कहता है, दीदी अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा तो आज भी कोई बर्तन नहीं बिका, तो क्या आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा? नहीं भोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं न कहीं से आज खाना लेकर जरूर आऊंगी। इतना कहकर जब ये लोग जंगल के रास्ते से घर जा रहे होते हैं, उसी समय मिष्टी को किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। भोला, मुझे लगता है कोई दर्द से करा रहा है, शायद उसे हमारी मदद की जरूरत है। चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद वे दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत वहां पर बेहोश पड़ी होती है। अरे दादी माँ, क्या हुआ आपको? उसके बाद मिष्टी उनके मुंह पर कुछ पानी के छींटे मारती है और कहती है, दादी माँ आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। लेकिन दादी माँ, आप इस घने जंगल में क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटी, वो मैं बहुत दूर से आई हूँ और रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही थी। अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। दादी माँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ हमारे घर पर रह सकती हो। लेकिन बच्चों, तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? दादी माँ, हमारे माता पिता नहीं हैं, हम लोग अनाथ हैं। हाँ दादी माँ, हम लोगों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हम लोग अपना पेट पालने के लिए ये मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचते हैं। तुम लोग बहुत ही बहादुर हो बेटे, जो इतनी छोटी सी उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हो। हाँ दादी माँ, हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी इस मेहनत को किसी को भी नजर ही नहीं आती। कोई हमसे ये बर्तन और खिलौने नहीं खरीदता दादी माँ। कोई बात नहीं बच्चों, अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना। अब मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी। उस वह बूढ़ी औरत मिष्टी के साथ उसके घर चली जाती है और कहती है, सुनो बच्चों, तुम लोग इस मिट्टी से एक सुंदर सा घर बनाओ और उस घर में अपनी जरूरत की सारी चीजें बनाना। पर क्यों दादी माँ? क्योंकि तुम लोगों के लिए मेरे पास कुछ है, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह मिट्टी का घर बनाना होगा। ठीक है दादी माँ। उसके बाद मिष्टी और भोला मिलकर एक सुंदर सा मिट्टी का घर बनाते हैं, जिसमें उनके जरूरत की सारी चीजें होती है। और जैसे ही वह घर बनकर तैयार हो जाता है, वैसे ही वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी में बदल जाती है और कहती है, सुनो बच्चों, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, बल्कि एक जादूगरनी हूँ, और मैं तो बस तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम लोग पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। उसी समय वह जादूगरनी उस मिट्टी के घर को एक सुंदर और आलीशान घर में बदल देती है। यह देखकर मिष्टी और भोला बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, यह मिट्टी का घर तो सच में असली घर में बदल गया। हाँ दीदी, और वो भी इतना बड़ा घर। हाँ बच्चों, और यह कोई मामूली घर नहीं है, बल्कि एक जादुई घर है, और आज से यह घर तुम्हारा है, और इस घर में तुम्हारी जरूरतों की सारी चीजें मौजूद है। तुम लोगों को किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब तुम लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर पाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। उसी समय वह जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है और मिष्टी और भोला उस घर में जाकर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ खाने पीने की और उनकी सारी जरूरत की चीजें मौजूद थी और अब उन्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होती है। इस तरह से वे दोनों अनाथ बच्चे
खुशी खुशी अपना जीवन उस घर में व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।